क्लॉडिया इंश्योर्स कि हमें चुप रहना है और किसी को हम पे शक नहीं होना चाहिए। क्लॉडिया यहाँ इस इंसिडेंट के बाद वहाँ प्रेजेंट सभी लोगों के माइंड को भी रीड की थी और किसी को इन पे शक तो नहीं हुआ था। वहीं ड्यूलैक की बात की जाए तो वो तो अब चाहता भी नहीं था कि वो कोवेन में किसी से भी मिले, क्योंकि ऑफ कोर्स दिस वाज डेंजरस। अगर उन्हें पता चल जाता कि लेस्टैट को ड्यूलैक मारा है तो वो लोग कुछ भी कर सकते थे। पर दोस्तों क्लॉडिया को अब मजा आने लगा था और वो अब रोज थिएटर में प्ले देखने जाना चाहती थी। एंड क्लॉडिया तो किसी और की सुनेगी नहीं, तो ऑफ कोर्स इन्हें थिएटर जाना ही पड़ रहा था। आगे ड्यूलैक को लेस्टैट का रखा हुआ एक खत भी मिलता है जो काफी इमोशनल था और इस सीन को मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करना चाहता एज इट वाज मोर ऑफ ए ड्रामा। खैर आगे एक रात कोवेन ड्यूलैक और क्लॉडिया को हंट के लिए इनवाइट करता है, जहां सारे लोग मिलकर बाइक में बैठ के हंट करने निकलते हैं। वो लोग एक मैंशन में घुस के तबाही मचा देते हैं और क्लॉडिया तो इससे काफी खुश थी। ड्यूलैक और अरमांड मैंशन के बाहर ही बातें करने लगते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि अरमांड ड्यूलैक को काफी चाहता है, लेकिन ही ऑल्सो सेज कि तुम्हें अपने थॉट्स को ब्लॉक करना नहीं आता, क्योंकि लास्ट टाइम जब तुम लेस्टैट लायन काउंट का नाम सुने थे तो आई कुड सेंस कि तुम्हारे माइंड में कुछ हलचल हुई थी। अरमांड कहता है कि देखो, मैं ये तो नहीं जानता कि तुम्हारे और लेस्टैट के बीच क्या हुआ था, लेकिन मैं तुमसे सच सुनने की आशा करता हूँ। और हाँ, एक और बात कि कोवेन में ऐसे भी कुछ लोग हैं जो झूठ बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो बेहतर होगा कि लेस्टैट का नाम सुनते ही तुम अपने थॉट्स को ब्लॉक करना सीखो और मैं तुम्हें इस काम में मदद कर सकता हूँ। अब यहाँ से कहानी वापस प्रेजेंट में आती है, जहाँ ड्यूलैक मोलॉय से कहता है कि क्या तुम जानना चाहते हो एलिस ने क्यों तुम्हें रिजेक्ट करा? मोलॉय हाँ कहता है और ड्यूलैक कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें बताऊंगा अगर वो तुम्हें याद करती है तो। इससे इंटरव्यूअर थोड़ा दुखी हो जाता है, इंडिकेटिंग कि ये दोनों अब मोलॉय को मैनिपुलेट करेंगे और यहीं पे 9th एपिसोड खत्म हो जाती है। अब 10वें एपिसोड की शुरुआत में हम मोलॉय को एक रेस्टोरेंट में बैठे कुछ लिखते हुए पाते हैं। He was trying to concentrate on it कि तभी उसके साइड में बैठा हुआ आदमी उससे कुछ कहने लगता है। वो आदमी पूछता है कि क्या आप डैनियल मोलॉय हो? अगर हाँ तो मैंने तुम्हारी किताबें पढ़ी है। वो ये भी कहता है कि तुम्हारा लैपटॉप अब उनके कंट्रोल में है और बुरी बात यह है कि अब वो 2 लोग हैं। देन ये बंदा कहता है कि मैं एक फर्म से हूँ जिसके बारे में उन दोनों ने तुमसे अब भी जिक्र नहीं किया है। लास्ट मंथ तुम उन जैसे 900 को ट्रैक कर रहे थे ना, लेकिन हमने इस महीने 1600 को ट्रैक करा है। अब वो आदमी ऐसी ही और भी अजीब अजीब बातें करने लगता है और आगे वो आदमी ये भी कहता है कि तुम अकेले नहीं हो इस मिशन पे, तुम जैसे और 4 लोग थे जो शायद अब तक जिंदा भी नहीं हैं। वो व्यक्ति अपना नाम रैगलम जेम्स बताता है और वो कुछ कंप्यूटर फाइल्स की भी बातें करता है। अब मोलॉय इस आदमी से काफी परेशान हो जाता है और उसे वहां से भगा देता है, लेकिन हम व्यूअर्स के मन में एक सवाल जरूर आता है कि आखिर ये आदमी कौन था जिसे मोलॉय के राज के बारे में पता है। आप वीडियो में बने रहिए, आपको इसके बारे में आगे जरूर पता चलेगा। खैर इसके बाद मोलॉय ड्यूलैक के अपार्टमेंट में लौटता है और उसकी अरमांड से बहस हो जाती है, लेकिन उससे भी ज्यादा चिंतित वो इस बात से था कि क्या उसका लैपटॉप सच में हैक्ड है। वो बार बार अपने लैपटॉप में कुछ क्लूज ढूंढने की कोशिश कर रहा था जिससे उसे पता चल सके कि क्या उसका लैपटॉप कॉम्प्रोमाइज्ड है या नहीं। खैर तो इसके बाद आर्मंड अपने लेस्टैट से मिलने की कहानी सुनाता है। इट वाज द ईयर 1556। तब आर्मंड और उसका वैम्पायर ग्रुप यानी कि कोवेन आम लोगों से छुपकर रहते थे। वो लोग खुद को सैटन के डिवोटी मानते थे और उनकी लाइफ काफी दुखदाई और कष्टों से भरी थी। वो लोग कुछ लॉज भी फॉलो किया करते थे जिसके वॉयलेट होने पे उन्हें सजा मिलती थी। उन्हीं लॉज में 4th लॉ था कि कोई भी वैम्पायर किसी इंसान के सामने अपना वैम्पायर नेचर शो नहीं कर सकता था। लेकिन आर्मंड ने लेस्टैट के बारे में सुना था जो खुलेआम लोगों को अपनी शक्ल दिखाता था थ्रू हिज एक्टिंग इन द थिएटर्स डेस वैम्पायर। ऐसे में आर्मंड एक दिन लेस्टैट से मिलने भी जाता है एंड ही गॉट अट्रैक्टेड टू लेस्टैट। ऐसे में वो सोचता है कि उसको लेस्टैट को अपने कब्जे में लाना ही पड़ेगा। फिर वो लेस्टैट को थ्रू माइंड कहता है कि तुम मेरे पास आओ, मैं मैग्नस से ज्यादा ध्यान रखूंगा तुम्हारा। ये सब कहकर वो भी उसे वैसे ही मैनिपुलेट करता है जैसे लेस्टैट ने कभी ड्यूलैक को किया था। बट लेस्टैट इतना ओबीडिएंट तो था नहीं ना, सो ही रिजेक्ट्स। कुछ दिन तक अरमांड लेस्टैट का पीछा करता है एंड डिस्कवर्स कि लेस्टैट निकी नाम के इंसान से प्यार करता था। लेस्टैट के बेपरवाह जीवन से अरमांड के ग्रुप वाले वैम्पायर्स भी काफी इंप्रेस थे क्योंकि लेस्टैट की लाइफ काफी शानदार थी। तो एक शाम अरमांड लेस्टैट से मिलता है और उससे फाइट करके निकी को अपने डेरे में ले जाता है। अरमांड बहुत पावरफुल वैम्पायर था एंड ही हैड मोर पावर्स देन लेस्टैट। लेस्टैट निकी को वापस लाने के लिए अरमांड के डेरे में जाता है और वो कोवेन के मेंबर्स से कहता है कि गॉड एंड सैटन दोनों ही इंसान के अंदर होता है, तो उन्हें अपनी लाइफ बर्बाद करने की जरूरत नहीं है इन सुपरफिशियल रूल्स को मेंटेन करने के चक्कर में। दे कैन लिव फ्रीली एंड द वे दे वांट टू, जस्ट लाइक लेस्टैट। ये सुनकर अरमांड के कोवेन के सारे लोग लेस्टैट की बात मानते हैं और पूरे शहर में हैवॉक मचा देते हैं। ऑफ कोर्स इससे काफी सारा डैमेज होता है, इनफैक्ट कई वैम्पायर्स की तो जान भी चली जाती है। तो अब लेस्टैट अरमांड के पास आता है ताकि वो और भी नॉलेज गेन कर सके, जैसे हवा से आग बनाना, देन टाइम को बेंड करना एंड और भी बहुत कुछ। लेस्टैट अब अरमांड के साथ ही हैंग आउट करने लगा था और उसने अपने लवर निकी को भी डिच कर दिया था। और ये जो प्लेज के दौरान शिकार करने की टेक्निक है ना, ये भी लेस्टैट के ही दिमाग की उपज थी। लेस्टैट कुछ टाइम तक अरमांड के साथ रोमांटिकली भी इन्वॉल्व रहा, बट लेटर
लेटर वो थिएटर कविन एज वेल एज अरमांड को छोड़ के चला गया। एंड आफ्टर दैट हार्ट ब्रेक 150 साल बाद अरमांड को ड्यूलैक मिला, जिससे अब वो सबसे ज्यादा प्यार करता है। अब हम आते हैं क्लॉडिया एंड ड्यूलैक के पेरिस की कहानी में, जहां क्लॉडिया भी कविन में शामिल हो गई थी एंड शी ऑल्सो वांटेड टू एक्ट ऑन स्टेज। लेकिन इससे पहले कविन के लोग उसे मैनुअल काम करना सिखा रहे थे एंड शी वाज बॉन्डिंग विद एवरीवन। एक रोज वो डिस्कवर करती है कि अगर कोई वैम्पायर कविन के 5 रूल्स को नहीं मानता है तो बाकी वैम्पायर्स मिलके उसे इलेक्ट्रिक बर्डियल्स में जला देते हैं एज पनिशमेंट। उसी दौरान एक शाम ड्यूलैक और अरमांड शाम की वॉक पे निकलते हैं और अरमांड ड्यूलैक से अपनी दिल की बात इजहार करता है। मतलब वो ड्यूलैक से कहता है कि वो उससे प्यार करता है। ड्यूलैक भी थोड़ा खुश होता है, लेकिन साथ ही उसे लेस्टैट के विजन्स भी आते हैं डिपिक्टिंग कि ही स्टिल थिंक्स अबाउट हिम। ड्यूलैक ये भी कहता है कि मुझे कविन ज्वाइन नहीं करना क्योंकि मैं पेरिस में अपनी आइडेंटिटी ढूंढने आया हूँ और मुझे थिएटर्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब प्रेजेंट में मोलॉय को किसी आरजे नाम के आदमी का टेक्स्ट आता है और मोलॉय किसी तरह इस टेक्स्ट को दोनों वैम्पायर से छिपाता है। देन यहाँ कुछ फाइल्स भी ओपन हो जाते हैं एंड ये सब क्या हो रहा है ये तो हमारे लिए भी सीक्रेट ही था जो कि आगे खुलेगा। खैर यहाँ से कहानी फिर से पास्ट में जाती है, जहां हम ड्यूलैक और अरमांड को एक बार के अंदर बहस करते पाते हैं। ये बहस थी अबाउट ईविल एंड हाउ टू मेजर इट, और इसी कॉन्वर्सेशन के दौरान ड्यूलैक अरमांड से अपना पास्ट शेयर करता है। यानी कि वो सब बताता है कि कैसे वो लेस्टैट के साथ रिलेशनशिप में था और कैसे उसने लेस्टैट को मार दिया। अरमांड कहता है कि मुझे तो पहले दिन से ही सब पता था और मैं तो सिर्फ तुम्हारे कन्फेशन का वेट कर रहा था। ये सीन काफी टेंस्ड हो जाता है और ड्यूलैक वहां से उठ के घर जाने लगता है और रास्ते में ही अगेन इनकाउंटर्स लेस्टैट। आई मीन ड्यूलैक अब बहुत ज्यादा हेलुसिनेट करने लग गया था और वो लेस्टैट समझ के किसी और आदमी को पार्क में मार डालता है। अब उस रात ड्यूलैक और क्लॉडिया भी लेस्टैट के बारे में बात करते हैं एंड देन क्लॉडिया ये भी बताती है कि नेक्स्ट वीक वो कविन ज्वाइन कर रही है एंड देन ड्यूलैक को वहां प्रेजेंट रहने कहती है। ड्यूलैक भी प्रॉमिस करता है कि हाँ मैं प्रेजेंट रहूंगा, जिसके बाद दोनों सोने जाते हैं। नाउ प्रेजेंट टाइम में मोलॉय के पास एक न्यूज आर्टिकल आता है रिलेटेड टू अ फायर इन थिएटर डेस वैम्पायर्स एंड ही रीड्स इट। लेकिन ये आग कैसे लगी थी ये तो हमें कहानी में आगे ही पता चलेगा। नाउ बैक टू ड्यूलैक एंड क्लॉडिया स्टोरी, जहां सैंटियागो अरमांड से कहता है कि पुलिस को एक म्यूटिलेटेड बॉडी मिली थी पार्क में एंड ऑफ कोर्स हम जानते हैं कि ये काम ड्यूलैक का था एंड इट इज अगेंस्ट द रूल्स, क्योंकि इससे सारे वैम्पायर्स खतरे में आ सकते हैं। तो हाँ अब ड्यूलैक को सजा तो मिलनी चाहिए ना। इस पे अरमांड कहता है कि चलो पहले परफॉर्मेंस खत्म किया जाए और सेरेमनी के बाद मैं वही करूंगा जो मुझे करना चाहिए एज अ लीडर। ये सब थ्रू माइंड चल रहा था बिटवीन सैंटियागो एंड अरमांड। तो परफॉर्मेंस के बाद क्लॉडिया को कविन में शामिल कर लिया जाता है, जहां हम वैम्पायर के 5 लॉज को सुनते हैं। यहाँ अरमांड ड्यूलैक को लेकर ग्राउंड टनल्स होते हुए चलते रहता है और अरमांड ड्यूलैक को कन्फ्रंट करता है एंड ही सेज कि तुमने एक बॉडी पार्क में छोड़ दिया था एंड तुमने सबके सामने हमें एक्सपोज कर दिया है। तुम्हारा ये केयरलेसनेस हमारे लिए खतरा हो सकता है और तुम्हें पता है 5th रूल क्या है? वो ये कि कोई भी वैम्पायर कविन मास्टर के अनुमति के बिना किसी और वैम्पायर को नहीं मार सकता। देखा जाए तो इस रूल को ड्यूलैक एंड क्लॉडिया दोनों ने ब्रेक करा था। अब ड्यूलैक रोते हुए अरमांड से कहता है कि ठीक है अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मार दो, लेकिन तुम क्लॉडिया का ख्याल रखना। बट टू अ सरप्राइज अरमांड उसकी सारी गलतियों को माफ कर देता है क्योंकि वो तो ड्यूलैक से बहुत प्यार करता था। और मैं आपको बता दूं कि ये भी एक रूल था कि कविन लीडर अपनी मर्जी से डिसीजन ले सकता है। तो हाँ अरमांड ये डिसीजन ले सकता था। सो वी कैन से कि ड्यूलैक बच गया और उस रात दोनों इंटीमेट भी होते हैं। ऑन द अदर हैंड क्लॉडिया को एक ड्रेस गिफ्ट किया जाता है टू प्ले द रोल ऑफ लिटिल बर्ड इन देयर न्यू ड्रामा। क्लॉडिया काफी खुश थी क्योंकि वो कविन ज्वाइन कर रही थी, लेकिन उसे बुरा भी लग रहा था कि उसको एक बच्ची का रोल दिया गया है। और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाती है। नाउ 11th एपिसोड, जो कि इस वीडियो की फाइनल एपिसोड है, और यहाँ हम शुरुआत में क्लॉडिया को अपना पहला परफॉर्मेंस देते हुए देखते हैं जो कि काफी हिट हो जाती है। मतलब क्लॉडिया काफी अच्छी एक्टिंग करी थी और सब लोगों को उसकी परफॉर्मेंस काफी पसंद आई। इस प्ले में उसका कैरेक्टर बेबी लू का था जिसे पूरा पेरिस पसंद करता है। तो इसके बाद क्लॉडिया बार बार ये परफॉर्मेंस करने लगती है और ऑल्दो वो काफी अच्छा परफॉर्म कर रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो सेम परफॉर्मेंस देके अब बोर होने लग गई थी। ऐसे में एक दिन अरमांड उसे डायरेक्टली क्वेश्चन करता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि आज तुम्हारी एक्टिंग उतनी अच्छी नहीं थी। इस पर क्लॉडिया कहती है कि मैं एक फियर्स वैम्पायर हूँ जो एक बच्चे की बॉडी में ट्रैप्ड है और मैं यहाँ बच्चों वाली एक्टिंग कर रही हूँ, स्माइल करना, खुश रहना, गाना गाना, और ये सब अब मुझसे नहीं हो रहा, इसलिए इससे बेहतर होगा कि आप मुझे बैक स्टेज का काम दे दो। इसके रिप्लाई में अरमांड गुस्सा हो जाता है और पनिशमेंट के तौर पे ये ऑर्डर किया जाता है कि तुम अब ऑफ स्टेज भी बेबी लू का कॉस्ट्यूम नहीं चेंज करोगी। मतलब जब तक क्लॉडिया के अंदर अपने एक्टिंग का पैशन वापस नहीं आ जाता तब तक वो उसी कॉस्ट्यूम में रहेगी। अब सैंटियागो को इससे आपत्ति थी और वो अरमांड से पूछता है कि तुम सिर्फ क्लॉडिया को ही सजा क्यों देते हो? मतलब गलतियां तो ड्यूलैक भी करता है, लेकिन सजा सिर्फ इस बच्ची को ही क्यों
दिया जाता है। यहाँ हम समझ पाते हैं कि अरमांड के कवन के जो मोस्ट ऑफ द वैम्पायर्स थे उन्हें ड्यूलैक के कवन में ज्वाइन करने से दिक्कत थी। इनफैक्ट वो लोग जेलस थे कि अरमांड कैसे ऐसे आदमी को, मतलब ड्यूलैक जैसे आदमी को इतना सर पे चढ़ा के रखा है। अरमांड यहाँ कुछ तो रिप्लाई देने लग जाता है कि ड्यूलैक प्रॉपर प्रिकॉशन लेता है, लेकिन सैंटियागो फाइनली मेन क्वेश्चन पूछ ही लेता है, व्हिच वाज कि क्या तुम दोनों पार्टनर्स हो, और इसके जवाब में अरमांड यस कहता है और ड्यूलैक उसी समय नो कहता है। फिर हम अगले सीन में ये समझ पाते हैं कि ड्यूलैक अरमांड से प्यार तो करता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो लेस्टैट की मेमोरीज की वजह से रिलेशनशिप को फुल फ्लेजेडली एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। स्टिल अरमांड उसके साथ रहने का वादा करता है, शोइंग हाउ मच ही लव्स ड्यूलैक। अब प्रेजेंट में मोलॉय इन दोनों वैम्पायर से थिएटर में लगी आग के बारे में पूछता है। इस पे अरमांड क्रॉस क्वेश्चन करता है कि तुम्हें कैसे पता कि थिएटर में आग लगी थी, क्योंकि आर्काइव में तो ये जानकारी थी नहीं। इस पे मोलॉय झूठ बोल देता है कि मेरे एक सहकारी ने मुझे ऐसी इन्फॉर्मेशन दी थी। तभी मोलॉय कुछ कंफ्यूज सा हो जाता है और हम गेस कर पाते हैं कि अरमांड उसके मेमोरीज में घुसकर उसके पास्ट को देख पा रहा था, लेकिन सून इंटरव्यू शुरू हो जाती है। तो अगेन पास्ट में हम क्लॉडिया को फर्नेस रूम में अपने डायरी में कुछ लिखते हुए देखते हैं, जो कि उसकी हॉबी थी, लेकिन ऐसा करते हुए सैंटियागो उसे पकड़ लेता है। वो बताता है कि वैम्पायर्स का थर्ड रूल है कि कोई भी वैम्पायर उनके हिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं लिखेगा। इस पे क्लॉडिया कहती है कि ये तो बस उसकी हॉबी है, लेकिन सैंटियागो बताता है कि अरमांड रूल्स का बहुत पक्का है और उसने एक बार एक वैम्पायर को जला दिया था जस्ट बिकॉज उसने उसकी मर्जी के बिना किसी मॉर्टल को वैम्पायर बनाया था। ये सुनते क्लॉडिया अपने डायरी को फेंक देती है और सैंटियागो कहता है कि कोई बात नहीं, ये हमारे बीच का सीक्रेट रहेगा। खैर तो आगे क्लॉडिया सड़कों पे घूम घूम कर थिएटर के एडवर्टाइजमेंट को बांटती थी और वो उस लेडी से भी मिलती है जिससे उसने एक सिल्क ड्रेस खरीदी थी। उसे अपना प्ले देखने इनवाइट भी करती है और उसी रात पूरा कविन एंड ड्यूलैक मिलकर डिनर करने जाते हैं। तो वहां सैंटियागो ड्यूलैक से बहस करते हुए ये पता लगा लेता है कि वो शिकागो से नहीं बल्कि न्यू ऑर्लिन्स से है। ड्यूलैक बहुत गुस्सा हो जाता है एंड ऑलमोस्ट दोनों में हाथापाई हो जाती है। इस पॉइंट पे हम समझ पाते हैं कि सैंटियागो और ड्यूलैक की अब बिल्कुल भी नहीं बन रही। नाउ वी टॉक अबाउट ड्यूलैक, वो अपना करियर फोटोग्राफी में बनाना चाहता था, लेकिन उसे पब्लिशिंग हाउस एक्सेप्ट नहीं करते हैं। मोलॉय भी उसके पिक्चर्स को देखता है, लेकिन टू ड्यूलैक सरप्राइज उसके खींची हुई फोटोज की जगह कई और फेमस आर्टिस्ट के फोटोग्राफ्स थे। अब मोलॉय कुछ सोचता है, इससे पहले अरमांड उसके मेमोरीज में घुस जाता है और हम एक लड़की की झलकियां देख पाते हैं who was wrapped in plastic and probably she was dead। शायद ये इंडिकेशन था कि मोलॉय के पास्ट में भी कुछ खतरनाक तो जरूर हुआ था। खैर अब अरमांड एंड ड्यूलैक पेरिस के एक म्यूजियम में जाते हैं जहां अरमांड उसे अपनी स्टोरी बताता है। वो कहता है कि मेरा मेकर एक महान आर्टिस्ट था नेम्ड मॉरियस डी रोमानस। वो एक पेंटिंग के माध्यम से अपनी कहानी बताता है कि उसका नाम अरुण था और उसको 15 साल की उम्र में एक ब्रॉथल से रेस्क्यू किया गया था। उसके पेरेंट्स इतने क्रूर थे कि उन्होंने अरुण को दिल्ली के एक मर्चेंट बोट में बेच दिया था एज स्लेव। तब उसी बोट से उसके मेकर ने उसे बचाया और उसका न्यू नाम रख दिया अमेडियो। उसका मेकर एक अच्छा आदमी था एंड इवन आफ्टर बीइंग ए वैम्पायर वो अरमांड को वैम्पायर नहीं बनाना चाहता था। अरमांड उसे पूरी तरह से सर्व करता था, लेकिन अचानक उसे एक बीमारी हो गई और उसके मास्टर ने शायद उसे सेव करने के लिए उसे वैम्पायर में तब्दील किया। फिर रोम के कवन ने उसका नाम अरमांड रखा और उसके बाद रोम के कवन ने उसके मेकर के स्टूडियो में आग लगा दी और उसके मास्टर को भी जला दिया। इसके बाद उन्हीं लोगों ने उसे पेरिस भेज दिया टू रूल ओवर द कवन, जो मैग्नस का हुआ करता था। और दोस्तों आपको याद है ना कि मैग्नस लेस्टैट का मेकर था। तो ऐसे हुई पूरी साइकिल कंप्लीट। अब आपको सारी हिस्ट्री पता चल गई होगी। खैर तो इसके बाद हम क्लॉडिया को उस लेडी की दुकान में देखते हैं जहां वो एक न्यू ड्रेस ट्राई कर रही थी और अब वो लेडी क्लॉडिया की दोस्त भी बन गई थी। दोनों अपना दुख बांटते हैं, हालांकि क्लॉडिया ये तो नहीं बता सकती थी कि शी इज अ वैम्पायर। ऑल्दो ये दोनों एक दूसरे से बात करके एक दूसरे के लिए सिंपैथाइज जरूर करते हैं। तभी अरमांड आकर क्लॉडिया को वहां से ले जाता है और वो क्लॉडिया को डांटता है एंड कहता है कि तुम दोस्ती वगैरह मत रखो उससे। लेकिन क्लॉडिया गुस्से में कहती है कि तुम्हें भी पता है कविन के लोग अच्छे दोस्त नहीं हो सकते, तभी तुम खुद भी ड्यूलैक के पास जाते हो, लेकिन तुम हमें बहुत डिफरेंटली ट्रीट करते हो। इस पर अरमांड कहता है कि तुमने अपने मेकर के साथ जो किया था उससे तो बेटर ही मैं तुम्हें ट्रीट करता हूँ। ये सुन के क्लॉडिया शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि देखा जाए तो अरमांड को सब पता था और सैंटियागो भी ये सब छुप कर देख रहा होता है, जिसे अरमांड पकड़ लेता है एंड पब्लिकली थ्रेटन करता है। अब घर आकर क्लॉडिया ड्यूलैक से झगड़ती है, सेइंग कि तुम्ही ने उसे सब कुछ बताया होगा और तुम बार बार मुझसे ऊपर दूसरे लोगों को प्रायोरिटी देते हो। इस झगड़े के बाद ड्यूलैक वॉक करने बाहर निकल जाता है और अपने साथ वो लेस्टैट की भी यादों को ले जाता है। वो तो हमेशा लेस्टैट को साथ ही देखता था ना, तो वो डिसाइड करता है कि आज इस रात के बाद वो लेस्टैट की यादों से मूव ऑन करेगा और अपना लाइफ अरमांड के साथ ही बिताएगा। उसने पार्क में अरमांड को भी बुलाया था और उससे कविन के बारे में बात करता है और हमें पता चलता है कि सैंटियागो अरमांड से जेलस था और वो अब कविन का लीडर बनना चाहता था। लेकिन अरमांड को किसी और चीज से नहीं बल्कि सिर्फ ड्यूलैक से मतलब था, क्योंकि वो ट्रूली ड्यूलैक से बेहद प्यार करता था। और ड्यूलैक को ऑप्शन भी देता है कि तुम पेरिस छोड़ के सबसे दूर जा सकते हो, लेकिन ड्यूलैक कहता है कि मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा और पेरिस में ही रहूंगा। ड्यूलैक सजेस्ट करता है कि सैंटियागो को कवन लीडर बना दो और उसे फेल होते हुए देखो,
या तुम एटलीस्ट उसके इनकॉम्पिटेंसी को सबके सामने ले आओ। यहाँ अरमांड वाज वेरी क्लियर कि उसे इस दुनिया में सबसे ज्यादा ड्यूलैक ही चाहिए था और इस पॉइंट पे ये दोनों एक दूसरे को होल हार्टेडली एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब ड्यूलैक घर से निकला था पार्क की तरफ, तब सैंटियागो उसके फ्लैट में घुस गया था ताकि वो ड्यूलैक के पास्ट के बारे में सर्च कर सके और उसके हाथ लग जाती है क्लॉडिया की वो सारी डायरीज जिसमें लेस्टैट के बारे में सब कुछ लिखा था। डायरी हाथ लगने पे सैंटियागो खुश हो जाता है और वहां से निकल जाता है और हम ये समझ पाते हैं कि सैंटियागो अब अरमांड को कवन लीडर के पोजीशन से तो हटाएगा ही, साथ ही वो ड्यूलैक के साथ भी कुछ बुरा करेगा। अब यहाँ से कहानी अगेन प्रेजेंट टाइम में आती है जहां मोलॉय रोम कवन के बारे में सर्च करते हैं, लेकिन उसी वक्त उन्हें फिर से फ्लैशबैक्स आते हैं। यहाँ हम 1973 के इंटरव्यू की भी कुछ झलक देख पाते हैं और मोलॉय कुछ समझ नहीं पाता, लेकिन उसे अपने लैपटॉप में अपने नेम से भी एक फोल्डर मिलता है जहां कुछ फोटोग्राफ्स थी। देन वहां कुछ टेप रिकॉर्डिंग्स भी थी, लेकिन हम व्यूअर्स इसका मतलब कुछ ज्यादा समझ नहीं पाते और इसी पॉइंट पे ये वाली एपिसोड खत्म हो जाती है।